चलिए दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है क्या? देखिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बेसिकली ये आता है आइसोमेरिज्म चैप्टर से, एक छोटा सा एक पार्ट है। तो मैं इसको समझाने के लिए ना पहले मैं आइसोमेरिज्म को एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ कि ये आइसोमेरिज्म के किस पार्ट में आता है। तो देखिए, आइसोमेरिज्म से ही हम समझ पाएंगे कि हमें इसको कहाँ पे पढ़ना है। आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप्स हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहले आइसोमेरिज्म को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल में ये 6 टाइप्स हैं जो आप ठीक है पढ़ेंगे, मैं वीडियो में बना सकता हूँ उस पर। हमारा जो मेन ये टॉपिक है ना, ये इसमें आता है, इसमें नहीं आता। देखिए, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना, अच्छा पहले ये जान लो, थोड़ा सा एक आइडिया ले लो आइसोमेर होता क्या है। आइसोमेर वो होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, स्ट्रक्चर किसी किसी केस में स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस डिफरेंट क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक डिफर कर जाती है। तो ये डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज में क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स स्ट्रक्चरल भी होते हैं, स्ट्रक्चर में इतने टाइप्स। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनके बारे में आप छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास 10 में थोड़ा सा बेसिक, तो ये आपको आइडिया लग जाता है कि ये क्या है। लेकिन अभी मैंने बोला कि जब एक ही कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब सेम है, तो स्ट्रक्चर की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। लेकिन वो छोटे क्लास में आप आइडिया लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे ना एक और पॉसिबिलिटी है। स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर भी सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहे, साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहे, फिर भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इतना कुछ सेम होने के बाद भी अलग हो सकती है, जस्ट एक छोटे से चेंज से। और वो छोटा सा चेंज है स्पेस, 3D स्पेस के अराउंड एटम्स की लोकेशन को चेंज कर दिया जाए। अगर हम उस लोकेशन को चेंज कर देंगे ना, तो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, वो एक दूसरे के आइसोमर बन जाएंगे। बस वो स्ट्रक्चरल नहीं कहलाएंगे, वो स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने 3D स्पेस में एटम्स का ओरिएंटेशन, पोजीशन चेंज कर दिया है। अच्छा, वो चेंज कई तरीकों से हो सकता है। वो चेंज आप बॉन्ड को रोटेट करके कर सकते हैं, वो चेंज मॉलिक्यूल को फ्लिप करके कर सकते हैं। तो अगर बॉन्ड को रोटेट, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करके किया गया तो वो कन्फॉर्मेशनल में आएगा, और अगर फ्लिप करके या फिर कुछ और तरीके से कायरलिटी, डिफरेंट ग्रुप्स जोड़ करके अगर डिफाइन किया जाए स्टीरियो सेंटर्स के फॉर्म में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में आएगा। इसमें भी 2 कैटेगरी है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। अच्छा, हमें आइसोमेरिज्म डिटेल नहीं पढ़ना है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, ये एटम्स के 3D स्पेस में पोजीशन की वजह से है। तो यहाँ 3D स्पेस का मतलब ये हो गया कि हम 2D पे बात, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पे चीजें तो हो गई कि कैसे क्या कनेक्ट करना है, क्यों पढ़ना है। देखिए, अच्छा ये स्टीरियो आइसोमेर मैंने बताया ना कि कैसे क्या होगा, आइसोमेरिज्म का भी उतना नहीं जाना है, अभी आइसोमेरिज्म पे हम आएंगे। ये क्यों पढ़ना है? देखिए, मैंने बोला ना कि 3D स्पेस के अराउंड जैसे ही एटम की लोकेशन चेंज होती है, केमिकल, अच्छा एक आइडिया दे दो कि इस पे लोकेशन कैसे चेंज होती है। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल प्लेनर ही हो या प्लेन में लाई करें, कुछ मॉलिक्यूल्स 3D भी होते हैं। ये आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के समझ जाएंगे। ये कार्बन है, टेट्राहेड्रल्स के 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये 3D स्पेस में मैं इसको बना नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा बनाऊंगा 3D स्पेस में तो समझ जाएंगे आप कार्बन के टेट्राहेड्रल पोजीशन को। बहुत ज्यादा मैं बनाऊंगा कार्बन को, ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 3D है, 2D पे ही मैंने बनाया है। तो इसको समझने के लिए जो बेहतर तरीका है 2D पे, वो हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक से क्या होगा, इस टॉपिक से ये होगा कि हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स को 2D पे समझ जाएंगे। बात समझिए, ये देखिए, ये सेंटर पे कार्बन है और ये 4 बॉन्ड है इसके।
तो इस 4 बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बोर्ड के आगे आ रहा है और कौन सा बॉन्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि अभी मैं हल्का सा, अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करूं, हल्का सा मैं इस नीले वाले पेन को ऐसे कर दूं ना, देखिए मैंने स्ट्रक्चर सेम रखा है, सब कुछ सेम है, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अब चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि स्टीरियो आइसोमर में एटम के पोजीशन मात्र से, चेंज होने मात्र से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो सोचिए ये कितना इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फ्लिप भी नहीं कर सकते आप, फ्लिप करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, उसको रोटेट करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, उसके बॉन्ड को। तो एटम्स के पोजीशन पे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि एटम्स की पोजीशन 3D स्पेस का जो ओरिएंटेशन है वो दिखाया कैसे जाएगा। पेपर पे ही सब बातें होंगी, थियोरेटिकल है, लेकिन समझने के लिए हम लोग एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। हम लोग क्या, मतलब पहले से डेवलप किया जा चुका है प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक में केवल यही पढ़ना है कि कैसे किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D पेज पे दिखाया जाए। उससे कुछ तरीके हैं, आइए देखते हैं वो क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे ना वो 4 तरीके जो प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज है, 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, वो यही है। इनसे ना हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ सकते हैं। मतलब 2D में बनाएंगे बट समझेंगे 3D में। अजीब है थोड़ा सा, मतलब मुझे लग सकता है आपको ऑकवर्ड लगे कि 2D पे ड्रॉ करेंगे लेकिन समझना 3D में है। Because we are going to face exam in a paper, not in a 3D structure. तो हमें ना चीज़ों को 3D में कन्वर्ट करके ही समझना होगा, इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 मैं सारे प्रोजेक्शन फॉर्मूला को समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री वाले स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ईजी समझ में आएगा। तो आइए वेज गैस से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे ना वेज गैस में क्या है, इसको कैसे समझते हैं ये समझो। यहाँ पे एक कार्बन sp3 कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, ABCD। अब इन 4 ग्रुप्स को ना कैसे समझना है, ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, जो स्ट्रेट बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इन प्लेन, जिस प्लेन में ये मैं लिख रहा हूं ना, बोर्ड के प्लेन में, उसी प्लेन में ये लाई करते हैं AB बॉन्ड्स या एटम्स दोनों। अब बनते हैं ये दोनों, ये जो डॉट डॉट लिखा गया है ना, इस पूरे बॉन्ड को हम लोग डैश बोलते हैं, डैश बॉन्ड। और ये जो सॉलिड वाला है इसको हम लोग वेज बोलते हैं, वेज बॉन्ड। तो ये वेज सॉलिड वाला और ये डैश वाला, इधर डॉट डॉट वाला डैश ही है। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। ये जो वेज है ना, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। जो भी मैंने तो बोर्ड लिया है तो मैं बोर्ड लिख रहा हूं, प्लेन या पेपर के आउटवर्ड आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये जो डैश है ये इनवर्ड आएगा, इनवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड। तो ये कहा जा रहा है, ये वाला बॉन्ड डी जो है बोर्ड के अंदर और सी बोर्ड के बाहर। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे देखो ये मेरे पास AB है, ठीक है, ये प्लेन में है, और ये नीला वाला मेरे पास वेज प्लेन के बाहर, और ये बचा हुआ लास्ट प्लेन के अंदर। अब ये जो मैंने क्रिएट किया है ना, ये पीछे वाला जो आ रहा है वो वेज, वो डैश है, और ये आगे वाला वेज है। क्लियर है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते, प्लेन का पहचान ये है, सिंपल बॉन्ड, नो वेज डैश, ठीक। अब फिशर फॉर्मूला में क्या है, फिशर फॉर्मूला देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने 3D मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो फिशर भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 3D मॉलिक्यूल को अपने नजरिए से डिफाइन करना चाहा। जैसे इन्होंने 2 लाइंस लिया, एक वर्टिकल लाइन, ठीक, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
अभी मैं बताता हूँ क्या है। देखो वर्टिकल लाइन के बीचों बीच यहाँ कार्बन एज्यूम कर लेना और हॉरिजॉन्टल के भी बीचों बीच कार्बन ही एज्यूम कर लेना। वर्टिकल लाइन के जो बीचों बीच कार्बन है ना, उसके इधर एक बॉन्ड, इसके नीचे एक बॉन्ड, इधर हॉरिजॉन्टल वाले में बीचों बीच इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। अब इन्होंने समझाया क्या, इन्होंने कहा कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसके दोनों बॉन्ड्स बोर्ड के अंदर जाएंगे, वर्टिकल वाले के, और इसके इसके जो बॉन्ड है वो बोर्ड के बाहर आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को कंबाइन कर दूं तो फिगर ये मिल रहा है, और इस फिगर में सेंटर जो है वो कार्बन है, ये इमेजिन कर लीजिएगा। ये इनका तरीका था, मतलब पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे लाइंस, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच में कार्बन। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बॉन्ड है ना, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, मतलब कि ये वेज, दिस, ऐसे आप दिखा सकते हैं ये दोनों, और ये दोनों बोर्ड के अंदर, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये रहा। तो फिशर ने क्या कहा कि जो वर्टिकल लाइन है उससे जो भी ग्रुप जुड़ेगा उसके बॉन्ड्स बोर्ड के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन में बोर्ड के बाहर। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि किसी वेज डैश फॉर्मूले को फिशर फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो वेज डैश आपका वेज डैश नोटेशन है, ठीक है, ये वेज डैश नोटेशन है, और इस वेज डैश नोटेशन से आपको फिशर में जाना है, फिशर। तो फिशर में जाने के लिए पहले आप ऐसे ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, और इसको ड्रॉ करने के बाद आपको प्लेन में जो बॉन्ड है ना, ये दोनों ए और बी, उसको ऐसे दिखा देना है वर्टिकल वाले पे। प्लेन वाला हमेशा वर्टिकल में जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, बचा आपका ये दोनों वेज डैश। तो वेज डैश में लेफ्ट राइट में क्या होगा, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, थंब रूल। थंब रूल, अब थंब रूल क्या है, थंब रूल क्या है बताता हूं। देखो थंब रूल कहता है कि ये जो आपका प्लेन है ना, इस पे अगर आप थंब प्लेस करेंगे, ऐसे प्लेनर जो बॉन्ड्स है, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेज को जोड़ना है, डैश नहीं, वेज सॉलिड। ये देखो मेरा थंब किधर जा रहा है, प्लेन वाले रखने पे, प्लेन वाले मॉलिक्यूल, प्लेन वाले एटम्स में रखने पे, ये जा रहा है राइट। तो मेरा जो वेज आएगा ना, यहाँ पे राइट पे आएगा। वेज क्या है भाई, सी है। अब मैंने ए लिख दिया, सी लिख दिया, बी लिख दिया, बचा एक डी। सिंपल है, लगा दीजिए कहीं भी, कहीं भी क्या, जहां बचेगा वहीं लगा दीजिए। तो थंब रूल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ वेज एटम इन फिशर फॉर्मूला। मतलब ये कि जो मेरे थंब का डायरेक्शन होगा इस तरह से, इस लॉजिक से, वही इस वेज का डायरेक्शन होगा। और एक बार वेज का आ गया तो डैश बचे हुए लोगों से लगा देना बिना सोचे। तो मैं पहला दिया हूँ, कुछ और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनको ट्राई करिए आप, तो आगे मैं हेल्प कर ही रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, थंब रूल अप्लाई करिए, फटाफट आंसर आएगा 10 सेकंड के अंदर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आपको ये ऐसे बना लेना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो प्लेन वाले हैं इनको ऐसे लिख देना है, लिख दिया। अब आप क्या करिए, थंब रूल अप्लाई करिए। थंब रूल में देखिए ये प्लेन पे अप्लाई करना है, सब पे नहीं। तो मेरा थंब किधर आ रहा है, मेरा थंब लेफ्ट में आ रहा है, तो वेज किधर जाएगा, लेफ्ट में। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो, यहाँ अगेन वही, पहले आप प्लेनर मॉलिक्यूल्स को, प्लेनर एटम्स को दिखा दीजिए। अब इसके बाद थंब रूल, मेरा थंब किधर आ रहा है, मेरा थंब राइट में आ रहा है, तो वेज किधर जाएगा, राइट में। कोई दिक्कत, यहाँ देखो मेरा थंब लेफ्ट में, तो वेज किधर आएगा, वेज लेफ्ट में ही आएगा।
दिस इज द रूल। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपने थंब रूल अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए बनाइए इसको। 3 क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए इसको। थंब रूल अप्लाई करना है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा हर क्वेश्चन का। देखिए, ट्राई तो किया होगा आपने। क्या करना है, सिंपल बना लिया, 1 मिनट। पहले ऐसे सिंपल ड्रॉ कर लीजिए, ग्रुप लगाते हैं बाद में। अच्छा, इसमें प्लेन में कौन कौन है, CHO और CH2OH, ये प्लेन में है। थंब रूल अप्लाई करने पे ये लेफ्ट में है, तो वेज वाला लेफ्ट में ही आएगा। क्लियर, सिंपल। ये आ जाइए, ये वेज वाला इधर भी लेफ्ट में है, तो अगेन जब वेज वाला, अरे सॉरी, जब ये थंब रूल लेफ्ट में आ रहा है तो NH2 भी लेफ्ट में ही आएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा, इधर COOH और इधर CH3। ठीक है। अच्छा, इसमें देखना, थर्ड वाले में थोड़ा सा इसमें चेंज है। आप ना इसको रोटेट कर सकते हैं, पहले आप रोटेट कर लीजिए। जब इसको रोटेट कर लेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसमें रोटेशन के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा आसान लगेगा। आप थंब रूल अप्लाई करिए, राइट, तो यहाँ के बाद आप फिशर प्रोजेक्शन आराम से बना लेंगे। आपको करना ही नहीं कुछ। इधर आपका CH2OH हो जाएगा, इधर CH2 CH3 हो जाएगा, और ये इधर आपका CH3, इधर H। दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपल। चलिए इन दोनों को ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और इनको ट्राई करिए कि इनका फिशर कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं इनके फिशर की बात करूं, इसमें थोड़ा सा आप सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ थंब रूल कैसे लगाएं, जिस तरह से होना चाहिए इस तरह से है नहीं। तो इसमें ना 2 तरीके हैं। आप इसको एक तो ऐसे कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, फ्लिप रोटेट करके। दोनों केस में आपको रोटेट ही करना है, रोटेट। इसको या तो ऐसे रोटेट कर दीजिए या तो इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से रोटेट करके आंसर देखो, रोटेट करने के बाद 2 तरीके से रोटेट हुआ है ये। एक तो है पहला वाला, मतलब कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक, और एक दूसरा वाला, मतलब मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, थंब रूल लगाते हैं। पहले वाले में अगर थंब रूल लगाए तो आपका थंब राइट में जा रहा है, इसीलिए इसका जो फिशर फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, CH3 COOH, और वेज क्योंकि ये राइट में है तो वेज भी राइट में जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसमें अगर मैं लगाऊं फिशर फॉर्मूला तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें ये जो वेज है, इधर ये मेरा देखो, ये थंब राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो इसका जो वेज होगा वो भी लेफ्ट में ही जाने वाला है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं सही कौन सा है, फिर ऊपर वाला है नीचे वाला, दोनों सही है, दोनों ही सही है। अभी मैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा फिशर प्रोजेक्शन की, कि इसको कितने डिग्री पे रोटेट करते हैं तो स्ट्रक्चर सेम मिलता है। रोटेट या फ्लिप या फिर इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स करेंगे कितनी बार, ऑड इवन नंबर, तो वो अभी प्रॉपर्टीज में समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सेम क्यों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिफ्थ वाला तो ऐसे ही कर लिए होंगे, सेम फिशर प्रोजेक्शन। ये CH2OH CHO, और ये थंब रूल के हिसाब से राइट में वेज होना चाहिए, तो OH और H।
चलिए आते हैं हम लोग, हाँ क्या क्या रूल्स हमें याद रखना है फिशर प्रोजेक्शन को। देखिए हम वेज डेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन को अगर हम लोग टर्न करें, रोटेट करें या उसके ग्रुप्स, चारों ग्रुप्स को इंटरचेंज करें कार्बन के, तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। आइए बात करते हैं किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। देखिए इसका जो पहला पॉइंट है ये है, फिशर प्रोजेक्शन को कभी भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर नहीं ले जाना है। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब जैसे ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, अब मुझे इस बॉन्ड को पकड़ के ऐसे घुमा के नहीं ले आना है कि हाँ इसको घुमा के ऐसे फ्लिप कर दे। अरे मैं घुमाऊंगा तो फ्लिप होगा ही, ये आउट ऑफ प्लेन हैगा ही, क्योंकि ये जो बातें हैं वो फिशर ने प्लेन पे ही एज्यूम करके किया है। तो मुझे ये नहीं करना है कि उसे पकड़ो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले को घुमा दूं ऐसे, दिखा ना लो फॉरवर्ड टर्नओवर। अब ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से ये जो मॉलिक्यूल है पूरा चेंज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एक नया मॉलिक्यूल आ जाएगा इसको केवल टर्न करने से, और उसको हम एनेंशियोमर बोलेंगे। इसका एनेंशियोमर है, इसी से आया है, बट इसको टर्न किया गया, फ्लिप किया गया है। देखो सी डी सी को फ्लिप करके सी डी कर दिया गया है। तो फ्लिप करने से जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आया है, एनेंशियोमर इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसको हम इस पर ढक नहीं सकते, ये एक अलग कंपाउंड हो गया, छोटा सा चेंज है, तो इसीलिए अलाउड नहीं है। कब अलाउड है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि हम कभी भी इसे फ्लिप या इसको टर्न ओवर ऐसे उठा करके नहीं कर सकते कि उठाया ऐसे बॉन्ड को टर्न कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड, फॉरबिडन टर्न ओवर, क्योंकि अलग एक मॉलिक्यूल मिल जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी एक फिशर प्रोजेक्शन को इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब उसके ग्रुप्स में जो चार ग्रुप्स है ना उनको इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज कर रहे हैं, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, इवन है, इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसका जो टाइप है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम रह जाएगा, हमें कुछ नया नहीं मिलेगा, सेम कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपने गलती से 1 बार 2 बार, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार या 9 बार कर दिया, तो ऑड नंबर में कंपाउंड डिफरेंट मिलेगा, एनेंशियोमर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल में जो मैंने पहला चीज अप्लाई किया है वो इन दोनों के बीच में क्या है, CH2OH और H, इन दोनों ग्रुप को मैंने इंटरचेंज कर दिया। देखो ये फर्स्ट चेंज है, ऑड नंबर। अब इसके बाद मैंने दोबारा इन दोनों को चेंज किया है, सेम मॉलिक्यूल मैंने चेंज क्या किया है, OH को H से, सेकेंड चेंज है इवन नंबर। तो अब मेरे पास जो दो चेंज के बाद आया है वो 3 आया है, 3, और पहला और तीसरा, इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, पहले और तीसरे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, लेकिन ये पहला और दूसरा एनेंशियोमर है, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखो इसमें थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि रोटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन बाय 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर रिजल्ट्स इन द इक्विवेलेंट फिशर प्रोजेक्शन। मतलब ये कि यहाँ पे ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ना, इस पूरे दोनों ग्रुप को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, घुमा दूं, अरे मैं ऐसे पकड़ूंगा ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये भी तो घूमेगा, और इसको घुमाने पे अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कह रहा है जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो अलग नहीं है, 1 and 2 इक्विवेलेंट है, 1 and 2 आर इक्विवेलेंट, दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब कोई चेंज नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी होगी वही इसकी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फिशर प्रोजेक्शन के कुछ पॉइंट्स जिसे हमें याद रखना है, रोटेशन, इंटरचेंज या फिर टर्नओवर करते वक्त क्या होने वाला है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो वेज डेफ से हम लोग फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब ऐसे कंपाउंड्स के लिए अगर मुझे फिशर फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना। यहाँ पे 2 कायरल, अच्छा कायरल मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक कार्बन से जब 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं ना
तो वो कायरल होता है। देखो ABCD चारों ग्रुप अलग है ना, वो कायरल कार्बन एटम है। यहाँ पे दो कायरल एटम है, देखो यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों कायरल है। क्यों? क्योंकि ABD और ये भी तो एक अलग ग्रुप है, तो ऐसे इसमें दो कायरल एटम। तो दो कायरल एटम का जो फिशर प्रोजेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे दोनों कायरल एटम को बना लूंगा। ये देखो ये वाला पहला, दूसरा कायरल एटम। और अब इनके ग्रुप्स को कैसे दिखाना है, अगेन थंब रूल। ये देखो थंब रूल में ये वाला जो ग्रुप है, थंब मेरा इधर ला रहा है, ऊपर वाला, तो मेरा थंब राइट में है। राइट में थंब होने की वजह से इस पे जो डैश है वो कहाँ आएगा, राइट में, वेज लेफ्ट में। ये तो यही है। इसमें देखो, इसमें मेरा थंब कहाँ आ रहा है, इसमें भी राइट में आ रहा है। तो ये जो इसमें वो डैश है, वेज है, वो एफ यहाँ आएगा राइट में, और ई इधर आएगा। कन्वर्ट, सिंपल। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे आप ट्राई करिए, ठीक है। कन्वर्ट करिए इसे, फिशर प्रोजेक्शन, पॉज करके कन्वर्ट करिए। सेम ट्रिक। क्या आया, पहले आप क्या करेंगे, दोनों का आइटम को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद ये जो प्लेन वाले ग्रुप है इनको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए इनको CH2OH CHO। अब इसके बाद अगेन थंब रूल, राइट है तो वेज वाला कहाँ आएगा, राइट में आएगा। अगेन थंब रूल, राइट है तो वेज वाला कहाँ आएगा, राइट में आएगा। तो अगर ये राइट में है तो बाकी बचे हुए लोग लेफ्ट में। दिस इज द फिशर फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम आते हैं नए तरह के रिप्रेजेंटेशन पे, सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हमारे पास न्यूमैन बचा हुआ है, सॉ-हॉर्स पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं सॉ-हॉर्स क्या है। देखो सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या है ना, इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। ये आपका फिशर से और वेज डेप्थ से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या करना है, इसमें आपके जो अभी जो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा दो कायरल एटम वाले, उस तरह के अगर एग्जाम्पल आ गए, मान लो ऐसे दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन, ये रहे दो कार्बन, ठीक। तो इनके जो तीन ग्रुप्स होंगे बचे हुए वो इस तरह से दिखाए जाएंगे। मान लो यहाँ A है, यहाँ आपका B है, यहाँ आपका C है। और इनका एक और तरीका है, इधर भी C दिखा सकते हो, इधर D दिखा दो, इधर E दिखा दो, और इधर F दिखा दो। मतलब ये इस तरह से साइड व्यू है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एक पेन है तो इधर तीन एटम्स ऐसे इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये सॉ-हॉर्स का फॉर्मूला है। आगे भी तीन होंगे, ऐसा नहीं है, ये तीन D E F जो है आगे है, तो इस तरह से है। 3D में समझिएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ भी तीन होंगे, मेरे पास पेन होता तो मैं लगाता, फिलहाल ऐसे ही समझ लो। ये दो चौक है, इसको मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, देखो ऐसे। एक चौक और मैं अगर लगा पाता, ये देखो ऐसे। दिस इज योर सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है, कैसे है। ध्यान से देखो, दिस इज सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। अब मुझे ना इसी को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, रोटेट, तो रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर आपको दिख गया होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। इसी को यहां बनाना है मुझे। तो आइए देखते हैं। देखो कैसे बनाया मैंने क्या किया, मैंने पहले ये बना लिया, फिर ये बना, फिर दोनों को जोड़ दिया। तीसरा भी पॉसिबल है, तीसरा आप ऐसे बना सकते हैं, तीन ग्रुप इधर और तीन ग्रुप इधर, और दोनों को जोड़ दीजिए डंडे से, ऐसे है। चौथा भी बन सकता है, चौथे में, और ये जो है ये आगे कर लो, इसको उल्टा कर लो। पहले ये वाला आगे हो जाएगा और उसके बाद
ये चौथा हो गया, सिंपल। तो ये 4 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है। इन्हें आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है ये सब, कोई ना कोई, ये सब कार्बन आइटम्स हैं, आप कुछ कोई ग्रुप ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग चौथे पे, न्यू मास प्रोजेक्शन। न्यू मास प्रोजेक्शन क्या है? बहुत सिंपल है यार, न्यूमन प्रोजेक्शन में कुछ है ही नहीं, मतलब शॉहॉर्स और न्यूमन बहुत इजी है, मतलब इसे आप समझ सकते हैं। लिखा है these projection formula are obtained by viewing the molecule along the joining ये सब छोड़ो, समझाता हूँ मैं क्या है, बहुत सिंपल है। 100 हॉर्स तो देखा ही, समझा ही। 100 हॉर्स में ऐसे सोचो कि एक एटम का जो शेप होता है वो स्फेयर की तरह होता है, इसको स्फेयर मान लो, इसको स्फेयर मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इस एटम को इसके सामने में यहाँ खड़ा होकर देखूंगा, स्फेयर के सामने, अब ऐसे समझो ना कि इस स्फेयर के सामने अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा, दोनों बराबर है, ठीक है। मुझे केवल ये ग्रुप दिखाई देंगे, ये जो इसके तीनों तरफ चारों तरफ लगे हुए हैं, ए बी सी एफ डी ई, ये एटम ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो समझो मैं वैसे ही देख रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को, न्यूमैन को मैं समझाऊंगा कैसे, देखो। अब ऐसे समझो ना कि एक बड़ा सा बीच में बॉल रखा गया है, ठीक है। बॉल के आगे जो ये 3 आपको दिख रहे हैं ना बॉन्ड्स, ये आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये जो डॉट जो जंक्शन है ये आगे वाला कार्बन है। बॉल के पीछे, बड़े से बॉल के पीछे जो 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, एफ डी ई वाले, ए बी सी के बाद, वो पीछे वाले कार्बन से जुड़े हैं, ये वाला, ये इसको मैं 1 दे दूं नाम, इसको 2 दे दूं, तो कार्बन 2 से ए बी सी, ये बाहर दिख रहा है जंक्शन, ये आगे वाला है फ्रंट कार्बन, इसको हम फ्रंट बोलेंगे, फ्रंट कार्बन। और इसके पीछे जो है ये इसका बैक कार्बन है, बैक कार्बन, ये आपका फ्रंट है। तो ये फ्रंट है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं। इसको मैं उठा के ऐसे दिखाऊं तो ऐसे देखूंगा तो मुझे मैं यहाँ अगर देखूं, आपको सोचो ना, मैं यहाँ से अगर देखूं इसको, विजन मेरी यहाँ से हो तो मुझे क्या दिखेगा, ये एकदम ओवरलैप कर जाएगा, मुझे ऐसा ही कुछ दिखेगा ना। अच्छा, इसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा समझाता हूँ मैं। रुको 1 मिनट, देखो ये रहा आपका, देखो ये रहा आपका फ्रंट कार्बन जिसमें ए बी सी जुड़ा हुआ है, और ये रहा आपका बैक में एक ग्रुप तो मिल नहीं रहा है, कहाँ गया। तो ये लेता हूं मैं बैक कार्बन, ये रहा बैक। अरे यार, देखो ये बैक रहा। अच्छा ध्यान देना, ये फ्रंट वाला जो दिख रहा है एबीसी, ये पूरा व्हाइट है, बैक वाले में इसका अपोजिट है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। बैक वाला देखो, बैक वाले में रेड पेन और ब्लू पेन लगा हुआ है, तो बैक वाले में जो रेड पेन ब्लू पेन लग रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है, देखो ये अपोजिट है, तो ये दिख रहा है तुमको, रेड पेन ब्लू पेन देखो अलग से एफ और डी की जगह दिख रहा है, और ए बी सी डी की जगह व्हाइट, ए बी सी की जगह व्हाइट दिख रहा है, ई की जगह वो नीचे वाला जो व्हाइट है वो दिख रहा है। आप अगर इसको ऑब्जर्व कर पाए तो ये आपका, ये जो मैंने समझाया है ना, ये एक तरीका है कि न्यूमन को समझने का। फिशर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट आइडिया है। तो अभी मैं कुछ फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, आपको इस पूरे न्यूमन को 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखते हैं, देखो कैसे करना है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें फ्रंट और बैक लिख के दे दिया है क्वेश्चन में। तो आप करेंगे क्या, आपको पहले ध्यान दीजिएगा, ये आसान है, आप इसको बना सकते हैं। पहले आप अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो पहले आप इसमें 100 हॉर्स बना लीजिए। आप ऐसे दिखा दीजिए, एक, ये फ्रंट हो गया और ये बैक, 100 हॉर्स बना लेंगे, बड़े आराम से बना लेंगे। तो आप उसमें क्या दिखा दीजिए, इसमें आप ये दिखा दीजिए
CH3 और इसमें क्योंकि इसके बाद और कोई है नहीं तो हाइड्रोजन होता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन होता है, 2 CH3 के बाद। और उसके बाद यहाँ पे एक CH3 है तो 2 हाइड्रोजन होगा। अगेन CH3। अब आपको आइडिया लग गया होगा सॉहर्स से कि न्यूमान क्या आने वाला है। न्यूमान आ जाएगा आपका, पहले एक ऐसे गोला बना लोगे, बिल्कुल सॉहर्स में ऐसे हुआ तो उसमें गोला बना लेना, और गोला पे जो ऊपर रहेगा वो फ्रंट कार्बन के ग्रुप रहेंगे। फ्रंट कार्बन जैसे यहाँ पे ये हो गया, कहाँ गया फ्रंट, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, तो सेकेंड ही तो फ्रंट है। इस पे क्या क्या जुड़ा है, इस पे CH3 जुड़ा है, CH3H, और इस पे क्या जुड़ा है, हाँ ध्यान देना ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे है, ऐसे आप बस देखेंगे साइड व्यू करके ना, इसके पीछे है, तो पीछे में दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखाता हूँ H करके, ताकि आपको समझ में आए इसके पीछे ही है। और क्योंकि ये CH3 के पीछे क्या है, CH3 है, तो ऐसे मैं इसको CH3 दिखाता हूँ। और इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे भी हाइड्रोजन है, तो ये आपका न्यूमान्स प्रोजेक्शन। इसमें क्या करो, इसमें अगेन वही काम करना है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, और मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ये आपका फ्रंट ये है ना, दिख ही रहा है फ्रंट ये, तो फ्रंट में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, और हाइड्रोजन के साथ साथ एक एथाइल ग्रुप ET और एक मिथाइल ग्रुप Me। CH3 को Me बोलते हैं और इसको ET, एथाइल, ये एथाइल, और उसके बाद इधर इसके जस्ट पीछे 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल। तो आप चाहे तो यहाँ ऐसे Me दिखा दीजिए और इन दोनों जगह पे हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर, चलिए इसे कन्वर्ट करिए, ये न्यूमान्स फार्मूला है, इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करिए, पॉज करके कन्वर्ट करिए फटाफट, बहुत इजी है यार, कर लोगे। इमेजिन करो ना, ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, तो कैसे करोगे तुम ना, ऐसे बना दिया करो सिंपल, OH H CH3 और HOH COH जोड़ दो, खत्म। कितना सिंपल है यार। फिर इस पे क्या करोगे, HCH3 आगे वाले कार्बन का, फ्रंट का, बैक वाले का बनाते हैं HCOH, मिला दो, खत्म। बहुत सिंपल है, काफी सिंपल है, इसे आप ना बना सकते हैं आराम से। चलो अभी एक और टास्क है, अब अगला टास्क है कि हम लोग सॉहर्स से फिशर पे जाएंगे। सॉहर्स पोजीशन से ये तो आ ही गया, इसमें इसके बाद फिशर में, इससे फिशर में जाना है, तो अगला इसी पे है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम सॉहर्स टू फिशर फॉर्मूला, कैसे करना है, न्यूमैन है ना, न्यूमैन सॉरी, ये क्या नाम है इसको, इस सॉहर्स को फिशर में करना है। देखो पहले क्या करना है ना, पहले ये देखो, ये जस्ट अपोजिट है इसके, 180 डिग्री पे मतलब है, तो इन दोनों ग्रुप को पहले नीचे करो, ये इसको रोटेट करिए इसको 180 ब्रोमीन को, ताकि इसके पैरेलल में आ जाए। अब आप कहोगे सर COOH को ही कर लीजिए, प्रायोरिटी देखो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रायोरिटी भी होता है, इसलिए इसको हम रोटेट करके नीचे कर रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं, इसको नीचे करिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को ऐसे घुमाया
ताकि ब्रोमीन 180 डिग्री घूम करके ये ऐसा दिखे। अब ये दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है। मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से हुआ है। एक मिनट, देखो ये मान लो नीला वाला ब्रोमीन हो गया, इधर नीला वाला ब्रोमीन है, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये तीन, ध्यान देना, ये तीन आपके आगे वाले हैं COH। ये चौक वाला जो है चौक, ये मान लो COH है, COOH। लेट सपोज ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ, तो नीला वाला ब्रोमीन है पीछे वाला, और चौक ये COH है। तो ऐसा करने से अब हमारा जो फिशर है वो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? देखो ये जो आमने सामने है इनको मैं ऐसे इधर रख लेता हूँ, BR और COOH। ये आमने सामने वाले को इस तरह से रखना है, ठीक है। अब बचे इधर, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दूं ना, COH को उठा दूं, उसको उठा दूं, तो एक लाइन बन जाएगी। BR और COH में एक सीधी लाइन जो क्रिएट हो रही है, इसके इस पार Me दोनों मिथाइल ग्रुप्स है। ध्यान देना, दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स हैं इसके पास। अरे सॉरी, मैंने रोटेट किया है ना, तो रोटेशन में ना मैंने एक मिस्टेक कर दिया। ये Me इधर होगा, ये H इधर होगा, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। मैंने रोटेट किया ना इसको, ये ऐसे यूं, तो ये इधर आ चाहिए और ये इधर आना चाहिए, ठीक है। अब सही। तो अब मैं अगर इसको ऐसे फैला दूं, खींच के फैला दूं, तो इधर जो होगा ये Me होगा, H होगा इसका Me होगा, और इस लाइन के उस पार MEH। तो ये देखो लाइन के, ये होगा लाइन का लेफ्ट, ये होगा लाइन का राइट। लाइन के राइट में मतलब BR और COH, लाइन के राइट में Me और H है, और इसके लेफ्ट में H और Me। तो यहाँ H Me लेफ्ट में और MEH राइट में, ऐसा सोचना है। अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको मैं फ्लिप करूँ 180 डिग्री COH को ब्रोमीन की जगह पे, और फ्लिप करने पे ये ऐसा आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब ये आप यहाँ तक कर लेना तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आने के बाद सीधे ब्रोमीन को COH से एक्सचेंज कर दीजिए, रोटेट करके 180 डिग्री ऐसे। बाकी ग्रुप्स ऐसे ही रिटेन रहने दीजिए, इनको चेंज मत करिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। क्या करना है? रोटेट करना है, ठीक है। कोई एक रोटेट कर लो, कोई जरूरी नहीं है यही रोटेट कर लो या इसे रोटेट कर लो, ठीक है। वैसे हमेशा आप फ्रंट को मत रोटेट करिएगा, बैक साइड कार्बन को रोटेट कर दीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा आंसर। किया? देखिए इसको अगर मैं रोटेट करूं, कोई ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी वगैरह नहीं है, ठीक है, प्रायोरिटी मत लीजिएगा, बस बैक वाले कार्बन को रोटेट करना है, ठीक है। आइए रोटेट करते हैं। रोटेट करने पे मुझे क्या मिलेगा? रोटेट करने पे MEH ये जैसे थे वैसे रहेंगे, हाँ, ये यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है हमसे। अब ध्यान दो, अब क्या करना है? अब बस वही काम करना है, सीधे COH टॉप पे होना चाहिए हर हाल में। तो क्या करोगे? ये जो सामने आमने ग्रुप है इनको ऐसे लगा दो, ये जो
इसको ऊपर लगा दो COH को और Br को नीचे, ऐसे इसको फैला दो ना, इस पार 2 Me आएंगे, इमेजिन करना है, ठीक है। और इधर H, ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन। इसमें कुछ प्लेगुड नहीं करना, COH अपने आप ऊपर है। COH जब ऊपर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं तो COH को ऊपर रखते हैं। तो आज का ये क्लास यही कंप्लीट हुआ। आज जितना भी प्रोजेक्शन फार्मूला में आगे आपको यूज़ होगा उतना मैंने बता दिया है। अगला जो लेक्चर होगा वो स्टीरियो आइसोमर में थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है।